नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। कोरोना की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा होते ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। खासकर यूपी की सियासत कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई देखी जा रही है। यूपी की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी शुरू हो गई है और ये सेंध खुद उनके ही नेता लगवा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4.5 साल से ज्यादा समय तक सत्ता का स्वाद लेने और अपने पद का फायदा उठाने वाले नेताजी चुनावी बिगुल बजते ही नए ठिकाने तलाशने में लगे हुए हैं। बीजेपी जो कि अपनी जीत के दावे कर रही है, उसे 2 दिन में कई बड़े झटके लगे हैं। एक और तो उसके 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। ऊपर से इन 6 विधायकों में से 2 ऐसे नेता भी हैं जो कि मंत्री पद पर थे। तो एक और स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे दारा सिंह चौहान, इन दोनों ने ये कहकर और बीजेपी की सांसें चढ़ा दी हैं कि उनके संपर्क में बीजेपी के कई विधायक और मंत्री भी हैं जो कि आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। इन सभी नेताओं का नया ठिकाना सपा माना जा रहा है क्योंकि इस्तीफा देते ही इनकी जो पहली तस्वीर सामने आई है वो अखिलेश यादव के साथ है। साफ है कि बीजेपी में जो सेंधमारी हुई है उसके सबसे बड़े नायब अखिलेश यादव ही हैं। खैर, ये तो रही यूपी की बात, लेकिन बीजेपी के इन इस्तीफों की गूंज महाराष्ट्र तक भी सुनाई दे रही है क्योंकि दिग्गज नेता और एनसीपी मुखिया शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के 13 विधायक आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगे। यानी कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। सपा के एक विधायक और कांग्रेस के एक विधायक का बीजेपी का दामन थामना इसकी तस्दीक करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी विधायकों का सत्ताधारी दल में जाना तो कई बार देखा जा चुका है, लेकिन सत्ताधारी दल के मंत्रियों का चुनाव से ऐन वक्त पहले विपक्ष में जाना पच नहीं पा रहा है। और तो और जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य खुले मंच से कह रहे हैं कि वो बड़ा धमाका करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि यूपी की राजनीति में आने वाले 2 से 3 दिन कितने खास रहने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आलाकमान कैसे अपने नाराज नेताओं को मनाएगी और उन्हें कब तक साथ रखने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा। ऐसा है, ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ कहना चाहता हूँ। तो यूपी में दल बदल की राजनीति जारी है, आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपको बताते हैं। चुनावी मौसम कौन किसके साथ, क्योंकि लगातार नेता पार्टियां बदल रहे हैं। बीजेपी में सेंधमारी, चुनाव से पहले क्यों महामारी? स्वामी दारा सिंह की जोड़ी बीजेपी छोड़ने की क्या मजबूरी? और साथ ही सवाल यह भी है कि 2022 की जंग मौर्य कितनों को लाएंगे संग? चुनावी बिसात क्या मौर्य दारा जाएंगे सपा के साथ? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय गिरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय राठी जुड़े हुए हैं, सपा से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रुद्र विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में रवि पाराशर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगी धनंजय जी आपके साथ में कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद 36 घंटे के अंदर 6
नेता आपकी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि 13 विधायक और इस्तीफा देंगे। आप स्पष्ट कर दीजिए कि और कितने इस्तीफे? अमनदीप जी, ऐसा है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में भगदड़ भारतीय चुनाव का एक सामान्य दृश्य है। कोई भी राजनीतिक दल अब ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ऐसी घटनाएं सनसनी साबित होती हैं। बंगाल अभी इसका उदाहरण है, तो हाल ही में देखिएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सबों की महत्वाकांक्षा को तुष्ट नहीं कर सकता। अपनी महत्वाकांक्षा के दिखाने के चक्कर में कुछ अन्य महत्वाकांक्षी लोगों की महत्वाकांक्षा को में आग को भड़का करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि भाजपा से निकलकर कोई महत्वाकांक्षा की तुष्टि की बात तो छोड़िए, वजूद संकट में पड़ जाता है। भाजपा विचार व एजेंडा आधारित पार्टी है। हम अपने एजेंडा के लिए सरकारें कुर्बान करते वाले लोग हैं। हमने राजनीतिक जीवन में 2 भी देखा है और बहुतों को आते जाते देखा है। अतः भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है। भाजपा वैचारिक बल से यहाँ खड़ी है। भाजपा जहाँ खड़ी है वो वैचारिक बल से खड़ी है, सैद्धांतिक बल से खड़ी है। और आप देखिए, भाजपा के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी। हमारे यहाँ संख्या कितनी बड़ी है? 300 से ऊपर हमारे विधायक हैं। 300 में से अगर 3 भी 1% भी नहीं हुआ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आ रहे हो तो वेलकम, जा रहे हो तो आने वालों की तादाद देखें आप, तो आने वाली तादाद और भी बढ़ी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो 5 साल से या 7 साल से या लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें वैचारिक बल को नर्चर किया गया है, साथ में रखा गया है, कई चीजें साथ में की गई है। तो किसी का जाना दुखद है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए अमरजीत जी, टाइमिंग क्या है, आने और जाने की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। उसे पता चलता है, बहुत कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसे विचारों का, उसे बात का पता चलता है कि भाई कहानी के पीछे कहानी क्या है। और मैं एक बात आपको दावे से कहता हूँ कि यूपी में 1980 के बाद कोई भी राजनीतिक दल ने सत्ता में वापसी नहीं की है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा 1980 के बाद कि सरकार के साथ प्रो इनकम्बेंसी है। हमारी सरकार थम्बिंग मेजोरिटी से वापस आएगी और आने जाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा यूपी की जनता देगी और सबको पता चल जाएगा। धनंजय जी, कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कुछ कह रही हैं, आप कह रहे हैं कई सारी कहानियां सामने आ रही है। आप ही स्पष्ट कर दीजिए, क्या वजह है कि 36 घंटे में 6 नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले गए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ भी रहे हैं। जाना आना तो लगा ही रहेगा। और हमारे यहाँ संख्या बल सबसे अधिक है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत से कार्यकर्ता है। तो हमारे यहाँ चूंकि जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे, वहीं से ज्यादा वहाँ हलचल भी ज्यादा रहेगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो सिचुएशन है, जिस तरह की परिस्थिति, और सभी जानते हैं, वही भाजपा में परफॉर्मेंस बेसिस पर टिकट मिलेगा, भाजपा में कार्यकर्ताओं के समर्पण पर संगठन। तो जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफा दिया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको उम्मीद नहीं थी कि टिकट नहीं मिलेगा उनको? न, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का एक लंबा चौड़ा समूह है, उसको देखते हुए जो जहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है जा रहा है। जाना उचित नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति है वो आपके सामने है, हमारे सामने है। ठीक है। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राठी जी, अब देखिए, बीजेपी का दामन तो नेताओं ने छोड़ दिया है, अब क्या सपा तैयार है वेलकम करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब जहाज डूबने वाला होता है, ये तो टाइटैनिक जैसी स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। तो अपने को लोग तो बचाना चाहेंगे, सबसे पहले अपनी जान सुरक्षित करना चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भी जा रहे हैं। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि जब 2017 साल, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लोगों के साथ भी हुआ है। लोकतंत्र में होता है कि जो नेता है, विधायक है, मंत्री है, उसके 2 कारण होते हैं। या तो कारण ये है कि उसको शायद टिकट नहीं मिल पा रहा, या कारण ये है कि वो जैसा काम करना चाहता था उस तरीके से वो काम नहीं कर पाया। और वो तो सबसे बेहतर वही बता सकते हैं, जिस तरीके से मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने चिट्ठी में लिखा है। वो कारण उन्होंने साफ बताया है कि उसमें किस तरीके से ये किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, नौजवान विरोधी ये सरकार रही है, जिसको विपक्ष पहले से बोलता रहा है। इसलिए ये स्पष्ट हुआ और प्रमाणित हुआ कि जो विपक्ष बोलता था, जो समाजवादी पार्टी बोलती थी, वो चीजें सही निकली कि इन्होंने काम नहीं करने दिया। यही बात इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। सवाल इनका उसके बाद ये होता कि 5 साल सत्ता सुख भोगा, तो उसके बाद पार्टी क्यों छोड़ी? तो हम तो कहते हैं ये तो अच्छा किया। इनको जवाब इन्हीं के तरीके से दिया। अभी तो लग रहा था आचार संहिता लग गई है, छोड़ दिया तो शायद ईडी, आईटी और सीबीआई नहीं आएगी,
लेकिन छोड़ते ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। ये भी इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। तो जब तक इस पूरी बात से या पूरे जितना भी घटनाक्रम हुआ है उससे ये चीज निकल कर राठी जी, आपको तो खुशी हो रही, लेकिन नुकसान तो जनता को उठाना पड़ा ना, कि अगर पहले ही बात रखी होती सामने, आप जिनकी भलाई की आप बात कर रहे हैं उनके लिए पहले कुछ काम किए जाते। फिर देखिए, सवाल उठना तो ये लाजमी है, लेकिन सबका अपना एक टाइमलाइन, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है। कौन कब आए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आपको पहले आना था, फिर मैं कहूँ 2 महीने और पहले आना था, नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। जिसको जब सुटेबल लगा वो तब उस हिसाब से उसी पार्टी में छोड़ करके जा रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे निकल के ये आता है कि इन्होंने जो बात कही है वो कहते हैं कि ये तो कैडर बेस्ड पार्टी है, हमें विधायकों की और मंत्रियों की और इन चेहरों की जरूरत ही नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय पे मौर्य जी या दूसरे नेता इनकी पार्टी में आए थे, उस समय उनका जनाधार था, उस समय कहते हैं समाज उनके पीछे खड़ा था। और जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो अकेला आदमी है, कोई हम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को नेता कोई छोड़ के जाए, कांग्रेस को, बसपा को छोड़ के जाए या समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाए, उस नेता का अपने समाज में और थोड़ा थोड़ा दूसरी भी जातियों में उसका असर होता है। ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानती है। तो हम लोग ऐसा कहें कि किसी भी नेता के छोड़ करके जाने से कोई नुकसान नहीं होता, ये हवाई बातें हैं, नुकसान होता। और जिस पार्टी से ज्यादा नेता छोड़ के जाते हैं उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता। और ये बताती है हवा प्रदेश में कि किस तरफ लोगों का और जनता का रुझान है, ठीक है, से पता चलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पंकज जी, बीजेपी से दामन छोड़ के सपा में शामिल हो रहे नेता, आप बताइए कांग्रेस में कितना दुख और कितनी खुशी है? जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी बनती है और बहुत मजबूत है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बसपा में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या क्या नहीं कहा था और हिंदी देवी देवताओं के क्या क्या नहीं कहा था, उसी एक बयान के आधार पर आज एमपी एमएलए कोर्ट से एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी कसीदे कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के उसमें, जब इनके यहाँ ज्वाइन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दृष्टि पर चढ़ी हुई पार्टी नहीं है। उनके यहाँ कोई भी, आप इनके यहाँ बड़े नेताओं को खाली रीता बहुगुणा जोशी, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरी विचारधारा और दूसरे दलों से आए हुए हैं। इनके पास अपने कार्यकर्ता को देने के लिए कुछ नहीं होता। उसी की परिणत है आज कि जब मौका पड़ा, हल्का भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो शासन रहा है 5 साल का, लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जनता हमको नकार देगी, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो अखिलेश अभी 4 दिन तक स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की सरकार को क्या क्या नहीं कह रहे थे मंच के माध्यम से, और आज अखिलेश यादव उनको स्वीकार कर ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों को गलतफहमी है। अब जनता ऐसे लोगों को समझ चुकी है और 2022 के आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। ठीक है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा निकाला जाए, देखिए 8 साल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि 5 दलों से 519 नेताओं ने दल बदला है, जिसमें से 177 आप ही की पार्टी के नेता है। फिर आप कैसे दूसरी पार्टी पर सवाल खड़े कर सकते हैं? सबसे ज्यादा तो नेता आप ही को छोड़कर गए। ये मुझसे सवाल है? जी, आप ही से। मैंने ये कहा ही नहीं कि ऐसे लोगों, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि अवसरवादी लोग हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय में देखते हैं उनका अपना क्षेत्र में कुछ किया नहीं होता है, तो वो समीकरण देखते हैं कि किस समीकरण से वो जीत जाते हैं और उस राजनीतिक दल में चले जाते हैं। ये सारे राजनीतिक दलों की विडंबना है। राठी जी जवाब देना चाह रहे हैं? ठीक है, राठी जी अपनी बात रखिए। देखिए, इस बात में कि कौन किस पार्टी को छोड़ के जाता है अवसरवादी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि कई बार ऐसा अमूमन हमने देखा है कि कोई नेता एक नहीं 2-2, 3-3 पार्टियां भी बदलता और जनता उस पर मोहर भी लगाती है, उसको जिताती है। और लोकतंत्र में मुझे लगता है जनता तो कई बार तो जनता नकार भी देती है ना। ठीक है, आगे मैं आपसे जवाब लूंगी। जब नकारती है जनता तो तब हमें सोचना चाहिए कि फैसला गलत था। लेकिन अगर जनता उसको बदल करके जिता रही है तो जनता तो सर्वाप हो रही है। इसका मतलब आप जनता का अपमान कर रहे हैं क्या करके कि आपने बदला है दल?
तो शायद इस चीज का डिस्कशन मैं उसमें ज्यादा नहीं पड़ता, वो तो जनता उसका जवाब देगी आने वाले समय में कि फैसला सही है कि गलत। ठीक है। रवि पाराशर जी, आपके पास में आऊंगी मैं। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि विपक्षी पार्टियां से नेता छोड़ के सत्ता पक्ष में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब सत्ता पक्ष एक तरफ बीजेपी तमाम विकास के दावों की बात कर रही है, बीजेपी की हवा भी चल रही है, इस तरह की भी बात कही जा रही है, लेकिन उस दौरान देखा गया कि 36 घंटे के अंदर तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और आगे भी इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या इसके कारण देखते हैं आप? देखिए मंजीत, चुनाव के समय जैसा कि अभी पहले कोई कह रहे थे कि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है। असल में इसे हम थोड़ा सा दूसरे तरह से समझें तो मुझे लगता है ज्यादा सटीक विश्लेषण हो पाएगा। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये केवल एक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये 2024 की तैयारी का बिंदु भी यहीं से शुरू होता है। और जाहिर है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक कर कदम उम्मीदवार चुनने के लिए उठाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बच नहीं सकती। और ऐसे में 30, 40, 50 टिकट अगर सिटिंग एमएलएज के कट जाएं, जैसी कि खबरें राजनीतिक गलियारों में उठ रही हैं, आ रही हैं, क्योंकि बहुत कड़ी स्क्रीनिंग से भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजर रही है। मैंने पहले कहा आपको कि 2022 तो ठीक है, 2022 का विधानसभा चुनाव लक्ष्य है जीतना, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार है या नहीं है, वो सरकार बनाने के इरादे से ही चुनाव लड़ती है। तो वैचारिक पार्टी होगी तो भी साम दाम दंड भेद सारी चीजें करनी पड़ेगी। वैचारिक पार्टी होना अपनी जगह है। और जो सज्जन ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं है, मेरा मानना है कि देश में कार्डर बेस्ड अगर पार्टियां कोई हैं तो भारतीय जनता पार्टी है और वामपंथी दल हैं। कांग्रेस कभी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही, वो एक आजादी के आंदोलन से उभरा हुआ एक हर तरह के लोग उसमें थे, कोई एक विशेष विचारधारा का कोई प्रतिनिधित्व करते हुए उसके सदस्य नहीं थे। तो ये तो सही है कि वैचारिक पार्टी का ठप्पा लगा होने के बावजूद चुनाव जीतने के लिए जितने भी हथकंडे हो सकते हैं कोई भी पार्टी करेगी। और जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी भले न स्वीकार करे, लेकिन एक स्वतंत्र टिप्पणीकार की तरह से मैं तो कह ही सकता हूं ये बात। तो 100 लोगों के जो टिकट कटने की बात कही जा रही थी विधायकों की, यही एक बड़ा कारण माना जाए कि जो बीजेपी से नेता छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, रुद्र विक्रम जी, आपके पास में आऊंगी कि आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं, जो अभी गए हैं उधर, तो मैं उत्तर प्रदेश के एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पे उनको देखता हूँ। आदरणीय जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारियों के तौर पे मैं देखता हूँ इनको, और एक आरपीआई के नेता है मुंबई के। तो ये एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए तो बिल्कुल है। अब बीजेपी का सोशल मीडिया टीम या उनके नेता कुछ भी कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक नेता के जाने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ये लोग देखिए, ये इन लोगों का जो चाल चरित्र है कितना भी खराब है, लेकिन इनकी जो जमीन पे पकड़ है इन नेताओं की, ये मानना पड़ेगा कि इनकी जमीन पे पकड़ ठीक ठाक है। ऐसे नेताओं की ठीक ठाक पकड़ है, क्योंकि किसी भी पार्टी से आप देखिए जाते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, तो ये एक तरीके से जिताऊ नेता तो हैं जमीन पर। तो ये लोग पहले भांपते हैं कि किधर की सड़क, क्योंकि इनको किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी जनता से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये लोग अपनी जो साख बचाने के लिए, अपने को जेल में जाने से बचाने के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि वो पार्टी बदला और आज ही उनको एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, कोर्ट ने एक नॉन बिलेबल वारंट इनको इशू कर दिया जी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पार्टियां बदलते हैं कि उनकी जो अपनी साख है उनको कोई सिकंजा न कसा जाए, वो कभी जेल वेल में ना जाए और उनका अपना धंधा पानी चलता रहे। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है जो आम नागरिक होता है उसको, उसकी फजीयत होती है, और एक जो निचला लेवल का जो कार्यकर्ता होता है उसकी फजीयत होती है। कल को वो मौर्य जिंदाबाद करता है और कल को उसी को फिर वो पलट के गाली देना पड़ता है, उनके बारे में अपशब्द बोलना पड़ता है। और आम जनता किस तरीके से फंसती है? आम जनता बेचारी वो पिसती है, वो क्योंकि चेहरा किसका देखती है कि भैया हम तो योगी जी को वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, या हम अखिलेश जी को वोट दे रहे हैं। हमारे संविधान की देखिए खूबसूरती क्या है कि संविधान ने हमें क्या दिया है कि हमको विधायक चुनना है, हमको मुख्यमंत्री नहीं चुनना, हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनना, लेकिन
ट्रेंड क्या बन गया है कि हम मुख्यमंत्री चुनवाते हैं और प्रधानमंत्री चुनवाते, उसी में जनता फंस जाती है। अगर जनता अगर ये इतनी जागरूक हो जाए कि उसको ये पता रहे कि नहीं मुझे विधायक चुनना है, तो वो जरूर देख के चुनेगी। इसीलिए संविधान ने हमें अधिकार विधायक चुनने का दिया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का नहीं दिया है। तो ये जनता को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जनता को थोड़ा सा अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा कि हम अगली बार जिसको चुन रहे हैं, क्या हम पार्टी की वजह से चुन रहे हैं या हम व्यक्ति विशेष की वजह से चुन रहे हैं या उसके किए गए कामों की वजह से चुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन रुद्र विक्रम जी, जैसे कि आपने यहाँ पर बात किया कि मौसम वैज्ञानिक का, यानी कि ये जो नेता दल बदल कर रहे हैं, ये भाप चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा वोट मिलने वाले हैं या फिर समाजवादी पार्टी की ही लहर है? देखिए, इतना इजी चुनाव नहीं रह गया है, ये सबको पता है। दूसरा, आप अगर उनके एग्जिट करने के बाद देखिए, इनके जो मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे उनसे उन्हें हमसे बात करनी चाहिए, ऐसा आवेश में फैसला नहीं लेना चाहिए। मतलब कि उनका आधार है, उनकी जरूरत है इनको। और ये देखिए, दूसरा सबसे बड़ा जो अभी डिजिटल रैली की बात हो रही थी कि डिजिटल रैली के थ्रू क्या होगा कि बीजेपी को फायदा होगा कि बीजेपी की सोशल मीडिया की टीम है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा घाटा भी ये होगा कि मोदी और योगी जो भीड़ जुटाने वाले लोग थे, जिनके दम पे इनके जितने भी विधायक आप देख लीजिए, 313 विधायक हैं, तो उसमें से शायद ही 20-25 विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने क्षेत्र में जिनकी पकड़ है। बाकी सब ऐसे ही गाजल मूली की तरह विधायक बने हैं सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे। तो उनके लिए बड़ी फजीयत हो जाएगी कि वो चुनाव जीतेंगे कैसे, क्योंकि मोदी और योगी भीड़ जुटाने तो आ नहीं पाएंगे। हो सकता है 15 के बाद भी इलेक्शन कमीशन कंटिन्यू कर दे ये डिजिटल रैली। तो एक समस्या बीजेपी के लिए ये भी खड़ी होगी कि भैया अब वो भीड़ जुटाने वाला आदमी तो आएगा नहीं, और उसका जो कार्यकर्ता है जो वोट मांगने जाएगा, जो 5 लोगों को अलाउड है, उस कार्यकर्ता ने 5 साल में कोई काम तो कराया नहीं किसी का, तो वो किस मुंह से वोट मांगने जाएगा। और वाकई में जिस तरह के अभी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, हमने देखा कि 2 मंत्रियों ने जब इस्तीफा दिया तो साफ तौर पर कहा कि जो दलित थे, नॉन ओबीसी थे, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, जिसके चलते वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और 100 लोगों की जिस तरह से वोट काटने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, और अगर इससे ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये बड़ी समस्या होगी। राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। मैं देखिए मनदीप, ये कहना चाहता हूँ कि जो मौर्य जी ने लेटर लिखा था दलित और पिछड़ा विरोधी, ये कुछ फैक्ट्स पे, तर्क पे आधारित। अभी कल अगर आपने लीडिंग न्यूज सर, लेटर तो चौहान साहब ने भी वही कॉपी पेस्ट किया है, तो लेटर की तो बात करिए, मतलब चौहान साहब ने भी वही कॉपी पेस्ट लेटर है। शांति में मैं शांति में सुन रहा हूँ भाई, मुझे बोलिए। आपको लेटर की बात में वही बता रहा हूँ कि एक ही आदमी टाइप राइटर बैठा हुआ है, एक ही आदमी दोनों का लेटर टाइप कर रहा है। बताइए, आप दोनों का लेटर देखिए, आज चौहान साहब का जो लेटर है और मौर्य जी का लेटर है। हाँ, वो मैं देख लूंगा, आप सुनिए बात को। 69,000 भर्ती चल रही है शिक्षकों की, मनदीप जी। कल ही जो बच्चे हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने एक PIL दाखिल किया है। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 18,000 पिछड़ा वर्ग की भर्ती होनी थी, इन्होंने नहीं किया। 6,000 का घोटाला तो सरकार ने स्वीकार किया, यूपी सरकार ने, और जबकि घोटाला है 18,630 का। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा कि यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। यही सेम रिजर्वेशन में हुआ दलितों, जिसमें 14,000 कुछ भर्तियां होनी थी, लेकिन पूरा वो खा गई। तो ये सच्चाई जो है रह करके उन्होंने उजागर किया है, हमें और सब लोगों को जानना चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी को अभी कहा इन्होंने कि वैचारिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो एक सवाल मेरा है कि जिन विधायकों को टिकट दिया था 2017 में जीत के आए, क्या उनको इतनी दिक्कत होने लगी कि 2022 में अगर टिकट कट रहा है तो वो दूसरी पार्टियों का दामन थान में? अगर इतना बड़ा वैचारिक पार्टी आपने चलाई है तो आखिर भागना क्यों? ठीक है, क्यों नहीं लोगों का सेटिस्फेक्शन ये हो रहा है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में रह के सेवा करें? ठीक है, धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। इनकलकेट किया आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अपने मंत्री विधायकों को रोकिए भाई। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि योगी जी के राज में भर्ती, भ्रष्टाचार और अपराध में 0 टॉलरेंस नीति रही है। और जो बाकी पार्टियां बात कर रही हैं राजनीतिक विचार की, तो भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक विचार का दल है। बाकी सब लोगों को तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पिताजी से लेगेसी पुत्र को मिली, 5 जनरेशन से कांग्रेस एक ही परिवार के साथ चल रही है। और अखिलेश जी बुआ और बबुआ के कॉम्बिनेशन करके देख चुके हैं, हाथ के साथ भी हाथ आजमा चुके हैं। कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? आप छोटी छोटी पार्टियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर दल की बात करें, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक दल है, बाकी सब तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक परिवार के द्वारा संचालित की जाने वाली पार्टी है। उसमें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या विचार की कहीं कोई रोल है ही नहीं। इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि यूपी में प्रो इनकम्बेंसी है
और हमारी पार्टी, आप लाख बात कर ले, लाख तरह की बात डिबेट कर ली जाए हम लोग, लेकिन आप चुनाव के परिणाम जब देखेंगे, हम पहले से भी अधिक मेजोरिटी के साथ सरकार में आएंगे। और यूपी की जनता सजग है, सबल है, समर्थ है और देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय के नब्ज को पहचाना और जिस तेजी से डिजिटलाइज किया, डिजिटल इंडिया की बात की उन्होंने, और आज देखिए हर गांव में लोग डिजिटल हो चुके हैं, पैसा को मोबाइल से पे कर रहे हैं, तमाम चीज आपके नेट पर उपलब्ध है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया को बनाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से चीजों को आगे युगदृष्टा के तौर पर उन्होंने देखा कि आने वाले समय की क्या जरूरत हो सकती है, उस ढंग से देश को तैयार करने का एक सतत लगातार कार्य किया, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उस चीजों को देख करके और किसी को बताने की जरूरत नहीं। आजकल कॉमन मैन, हर आदमी, एक आदमी, गांव देहात समाज का रहने वाला हर एक व्यक्ति चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। यहाँ पर रुकना, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, दो सेकंड। देखिए, डिजिटल इंडिया तो डिजिटलाइजेशन तो इन्होंने ऐसा किया है कि लीडिंग चैनल की एंकर ने स्वीकार कर लिया कि उस गलती से अपने आदमी पीयूष जैन पे छापा मार बैठे। एक बात। दूसरी बात, वर्चुअल रैली की अभी बात चल रही थी, पीछे मैं सुन रहा था। देखिए, अभी ये कल ही का छापा कोई एंकर नहीं मारती है। प्रत्याशी घूम रहे थे, पहले तो बात ये हमारे एक प्रत्याशी घूम रहे थे, उनपे इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया आचार संहिता उल्लंघन का। और जबकि वो 6 लोगों के साथ घूम रहे थे और एक नहीं जानते हम कौन था, उनके साथ सिर्फ 5 लोग थे। तो इसी का हमें डर था, इसी का हमें डर था। और इनके जो मौजूदा विधायक इसी विधानसभा में वो लाव लश्कर के साथ घूम रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं लगेगा। इसी का हमें डर था कि यही विपक्ष के नेताओं पे मुकदमे लगेंगे। और दूसरा, रैली की बात, आपने कही योगी जी और मोदी जी रैली का चेहरा है। अब इतनी भीड़ नहीं आ रही है जितनी भीड़ अखिलेश यादव जी की रैली में। आपने भी देखा पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला व्यक्ति पूरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री 14 जो राज्य उनके सीएम से 5 डिप्टी सीएम, पूरी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे अकेला व्यक्ति लड़ रहा है अखिलेश यादव जी। और जितनी भीड़, ये सरकारी भीड़ नहीं है, भीड़ की आप बात कर रहे हैं, यही भीड़ का नतीजा तो है ना कि जब आज टॉप 10 राज्यों की लिस्ट सामने आई है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। आगे मैं लूंगी आपसे जवाब, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज सबसे बड़ा अखाड़ा में हम बात कर रहे हैं दल बदल की राजनीति को लेकर, क्योंकि पिछले कई घंटों में देखा गया कि बीजेपी के लगातार एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया। कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की है। और इसी के क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं और क्या कारण है कि सत्ता दल के नेता टूट कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करूंगी रवि पारासर जी आपसे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव जातिगत समीकरण पर ही टिका रहा है। हमने देखा कि बीजेपी ने पिछले दिनों तमाम राजनीतिक दलों को साधने की पूरी कोशिश की है। अब जब एक एक कर विधायक और नेता टूट रहे हैं तो वो आरोप भी वही लगा रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप। मैं अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। ठीक है, आप बोलिए पहले। देखिए, हमारे साथी को पैनलिस्ट ने कहा कि हम लोग छापा कहीं और मारने जा रहे थे, डिपार्टमेंट कहीं और छापा मारने जा रहा था और कहीं और चला गया। पहले तो उनकी जानकारी इतनी कम है कि सरकार की फाइलों में नाम चलता है, कागज चलता है, जगह चलती है और तब जाके छापे की एक प्रक्रिया है जो कि लंबे समय के बाद होती है। पहले इतनी जानकारी की इतनी कमी है। दूसरा, अगर उनकी बात को हम सही भी मानते हैं तो उन्होंने हमारी प्रशंसा की है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में अपना पराया नहीं देखते हैं, तो ये उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। तो हम जो कह रहे हैं वही विपक्ष भी कह रहा है, हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखते हैं। दूसरा उनका आरोप ये था, मान लीजिए वो आपका दूसरा उनका आरोप ये था, बोल दीजिए, मैं बहुत तारीफ करूंगा आपकी। हाँ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भाजपा भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस रखती है। मैं कह रहा हूं कि मैं अगर आपकी बात मान भी लूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी बात मान भी तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा भ्रष्टाचार। ठीक है राठी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं पारासर जी का रुख करूंगी। ठीक है राठी जी, जल्दी से जवाब दीजिए। दूसरी बात पे मैं आता हूं मनदीप जी, कि जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, 12 मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनके यहाँ एक ही नेता है। तो भाई हमारे यहाँ वैचारिक बल से पूरे देश में हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ गृह मंत्री, हमारे यहाँ 12 मुख्यमंत्री हैं। आपके यहाँ ले देखे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ही नेता है जिन्होंने स्वयं के पिताजी से मंच छीन लिया था, माइक छीन ली थी, स्वयं के चाचा को दरबदर कर दिया था। तो आपके यहाँ जब कोई है ही नहीं तो आएगा कहां से?
ठीक भाई है, भाजपा अपने लेकिन अब वैचारिक जवाब तो बल ले से, अपनी लीजिए, वैचारिक जवाब ले प्रतिबद्धता लीजिए। से, अपने संगठन कौशल से ठीक है, पूरे ठीक है, देश में बोलिए। फैली हुई, देश में धनंजय जी जवाब ले लीजिए। विस्तृत आप संख्या सवाल में खड़े हम कर लोग रहे हैं, जब जवाब तो मौजूद लीजिए हैं, ना। तो जाते हैं। जब उनके यहाँ कोई है ही नहीं तो आप आएगा यही कहाँ कहना से? चाह रहे हैं ना उनके कि यहाँ आपकी जब कोई है पार्टी ही में नहीं। इतने नेता, एक इतने प्राइवेट कार्यकर्ता लिमिटेड हैं कि कंपनी कुछ तो जिसका एक छोड़कर मालिक ही होता है। जाएंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बोलिए। मैं जवाब दे दूं। देखिए, हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। हाँ। मैं आज आपकी तारीफ करता हूं, आप सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करते। नहीं, मैं आज प्रवक्ता की तारीफ करता हूं कि प्रवक्ता ने आज खुल के स्वीकार किया कि पीयूष जैन हमारा है और हमने अपने पे छापा डाल देखिए दिया। मैं तो ऐसा है तारीफ कि कर रहा उन्होंने हूं। अपना, इसमें क्या हो रही है? राठी जी, मैं तो धनंजय तारीफ जी, कर रहा हूं आज हम आपकी। लोग देखिए आज हम लोग से छापेमारी करने पे का डिबेट प्रयास नहीं करते कर रहे हैं। पहले आज तो हम आप लोग मुझे छापेमारी उसी पे का डिबेट नहीं प्रशंसा कर रहे। करता प्लीज हूं मुद्दे कि से मत आपको ये भी भटकिए, नहीं मालूम है। प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। मैं पराशर जी, मैं प्रशंसा आपके पास में करता हूं, आऊंगी। मुझे ठीक है, नहीं ठीक पता है, ठीक है, कि आगे बोलने का सरकार मौका ने दूंगी। कानूनी पराशर जी, प्रक्रिया आप कैसे बताइए चलती है, कि उत्तर कानूनी प्रदेश की कागज राजनीति कैसे चलते जातिगत हैं, समीकरण पे और टिकी कैसे रही चलती है। है, अब जब नेता, इसकी बेसिक आगे मौका जानकारी दूंगी मुझे सर, नहीं है। बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। सभी को बोलने का मौका दिया। मैं अमनदीप जी कंप्लीट ठीक नहीं, सुन लीजिए। देखिए, आज की जो डिबेट है वो कार्रवाई को लेकर नहीं है ना, प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए। पराशर, नहीं भटका नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सेकंड जवाब दे दूं। मैं भटका नहीं रहा हूँ। मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ। लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र। मैं इनके बुद्धि की पहले प्रशंसा कर देता हूँ। जिनको इतना भी नहीं पता है कि जब कोई छापा पड़ता है, कोई गवर्नमेंट के यहाँ से कोई कागज निकलता है तो पहले जगह को देखा जाता है। ठीक है पराशर जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरण पे टिकी रही है। अब जब बीजेपी के नेता छोड़कर जा रहे हैं तो वो उसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लगता है, जो जातिगत समीकरण को बीजेपी अभी तक साधने की कोशिश कर रही थी, वो भी प्रभावित होगा नेताओं के जाने से? देखिए, अब कृपया, एक तो अनाधिकार चेष्टा सवाल आपने मुझसे किया था, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया जी। तो ये अच्छी बात नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि जातिगत समीकरण, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश में 7 दशक बाद भी अभी तक जो बड़े प्रदेश हैं, कुछ क्या लगभग सारे प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं उनमें जातियां, सामुदायिक भावनाएं और वो तमाम सारी चीजें अब भी जस की तस बरकरार हैं। तो ये तो ठीक है। मैंने जैसे पहले आपके ब्रेक में जाने से पहले जो मैंने बात कही थी, सवाल ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है या बीजेपी को कोई बहुत झटका लग रहा है। सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको ये लगने लगा है कि जब उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा तो उनके चुनावी समर में उतरने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो भविष्य में उन्हें कोई पद या कुछ अगर बीजेपी में ही रहे तो नहीं मिलना है। तो जाहिर है कि फिर वो समाजवादी पार्टी की हवा के चलने की वजह से वो नहीं गए, वो मजबूरी में, जिससे कि उन्हें कम से कम चुनाव लड़ने का मौका तो मिले। और देखिए, हम मूल विषय पे आते हैं। ये तो बहस असल में बहुत ज्यादा डिरेल होती रहती है। मूल विषय पे आते हैं, दल बदल की राजनीति पे। कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी तरह जानते होंगे कि आपने एक आंकड़ा भी बताया था कि सर्वाधिक बार जो दल बदल की घटनाएं हुई हैं वो कांग्रेस से हुई हैं, और कांग्रेस से टूट करके 20-25 प्रमुख दल आज जो है क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सरकारें चला रहे हैं। तो दल बदल कानून किस शासन काल में बना ये उन्हें पता होगा। और दल बदल कानून में जो 1/3 पार्टी तोड़ने के लिए उनकी व्यवस्था थी, उसको फिर बढ़ाना इसलिए पड़ा संशोधन विधेयक लाके, क्योंकि तब भी स्थिति नहीं संभल रही थी। और मुझे लगता है कि ये जो, अगर हम विशुद्ध हटके एक बात करें, चुनाव सुधार की बात करें, तो जो चुनाव से ऐन पहले ये दल बदल होता है, और आपने एक प्रवृत्ति और देखी होगी अमनजीत, जो छोटे दल जीत के आते हैं वो चुनाव के ऐन बाद जो त्रिशंकु विधानसभाओं की परिस्थिति में वो उनमें टूट फूट होती है। तो ये जो चुनाव से ऐन पहले और चुनाव के ऐन बाद जो है दल बदल है, इसको मुझे लगता है अनैतिक आचरण, भ्रष्ट आचरण मानते हुए इसके खिलाफ एक कानून बनाना चाहिए। चुनाव आयोग को एक सुझाव देना चाहिए, केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग को बुलानी चाहिए, और ऐसे लोगों को कम से कम अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव नहीं लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि प्रवृत्ति अपने आप रुकेगी। वाकई में पराशर जी, आपने सही कहा, क्योंकि अभी तो ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, वरना कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने के बाद में दल बदल की राजनीति हुई है और उसके बाद में सत्ता का परिवर्तन भी देखा गया है।
धर्मेंद्र जी, बार बार देखिए यही सवाल खड़ा हो रहा है कि टिकट काटने की बात कही गई थी 100 विधायकों की, जिसके बाद में नेता छोड़ कर जा रहे हैं। तो क्या अभी तो आप लोगों ने 100 विधायकों के टिकट की बात कही थी, तो क्या अब ये उम्मीद करना ठीक होगा कि आने वाले दिनों में और भी कई सारे नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं फिर? तो अमनदीप जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम वैचारिक बल से 2 से यहाँ तक पहुंचे हैं और हम वैचार को महत्व देते हैं और हमारे यहाँ सब कुछ का एक नियम बनाया गया है, एक कट ऑफ एज भी बनाई गई है, पार्टी संगठन में काम करने का नियम भी बनाया गया है। तो बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करते हैं। अब उस तरीके में जो लोग अनफिट हो जाते हैं या जो लोग फिट नहीं बैठ पाते हैं वो अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन चूंकि हम नेताओं के नहीं, हम भारतीय में जनता पार्टी के लिए भारत पहले है, उसके बाद जनता है, तब पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। अब उसमें जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, हम ये मान के चलते हैं। और जनता को वर्तमान भारत के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो या प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व हो, इस देश की जनता को उनकी बड़ी गहरी आस्था है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हम लोग प्रो इनकम्बेंसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। 5 में 4 राज्यों में हमारी ही सरकार है और 1 राज्य में लोग बोरो प्लेयर ले, लेकिन सबसे ज्यादा जोर यहाँ पर आप लोगों ने लगा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम आपके केंद्रीय मंत्री जहाँ पर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, वहीं से तो आपके नेता टूट कर जा रहे हैं। राठी जी, अपना जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। अभी आपने शुरू में देखा जब आपने ये सवाल उठाया था कि आप बीजेपी से नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता ने बोला कि नहीं 2, 4, 6 चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके पास 325 हैं, तो जब तक 123 विधायक जाते रहेंगे, जब तक 202 नहीं बचेंगे, तो तब तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राठी जी, आप तो बड़ी खुशी से वेलकम कर रहे हैं ना सारे नेताओं का, सबको टिकट आपकी पार्टी दे देगी। तो देखिए अमनदीप जी, हमारी पार्टी में कोई नेता इस शर्त पे नहीं आ रहा कि हमें टिकट चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त परेशान है और अखिलेश यादव जी के यहाँ समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलता है। मैं बता दूं कि आप एक्सप्रेशन देखिए नेताओं के, ठीक है, किस तरीके से बैठते हैं, गले मिलते हैं, हंसते हैं। योगी जी के बराबर में नहीं कोई खड़ा होना चाहता। क्यों? क्योंकि अहंकार, घमंड, गर्व छोड़ दिए, घमंड जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। आपको देखिए, आप तो टीवी चैनल की बड़ी पत्रकार है, ANI का आपने वीडियो देखा होगा, किस तरह की भद्दी गाली का प्रयोग उन्होंने किया था। वो वीडियो सब जगह चली थी। क्या एक संत की ये भाषा हो सकती है क्या? अमनदीप जी, आप बताइए, संत की राठी जी, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए। नहीं, मुद्दा अब आपकी पार्टी ने इतनी सारी पार्टियों के साथ में गठबंधन कर लिया है, हर रोज आप लोगों की बैठक होती है, उस पे सहमति आपकी बन नहीं पा रही है। बाकी नेताओं का आप वेलकम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमने किसी से। अच्छा, आप एक बार बताइए, किससे सहमति नहीं है? सबसे सहमति है। और जो सही विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो सब लोग एक जगह, ठीक है, सब हंसी खुशी बैठते हैं। और हम तो पंकज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दल बदल की राजनीति से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? उनको भी बोलने का मौका दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। 2 सेकंड, ठीक है, प्लीज बोलिए। 2 सेकंड। कल से अमनदीप जी, जो भाजपा के नेता और प्रवक्ता, हम इनके गुस्से का शिकार हो रहे हैं, जैसे हम उन्हें तोड़ के लाए हो। अरे भाई, तुम नहीं रोक पा रहे हो उनको, तो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वो हमारे पास आ रहे, हम पे इतना गुस्सा मत कीजिए। कल से प्रवक्ता सब गुस्से में है। तो अमनदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना तय है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, और जनता बनाएगी। ठीक है, तिवारी जी बोलिए। दोनों दल के लोगों ने बड़ा, एक ने स्वागत किया, एक लोगों का था कि हमारी वैचारिक पार्टी है। दल बदल जब होता है तो वैचारिक लोगों कभी दल नहीं बदलते। जो भी विचारशील राजनीतिक होते कभी दल नहीं बदलते। मेरी समझ में नहीं आता, राठी साहब बहुत खुश हो रहे थे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं पता है कि अभी चुनाव के अगले तक टिकट का जब बंटवारा होगा, और कभी कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हित जो है, जिसके लिए वो अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी में वो गए हैं, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पुत्र को स्थापित करने पंकज जी, आपकी पार्टी से तो ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, इनको कोई मतलब ही नहीं। आप इसी बात में खुश हैं कि बीजेपी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आप इसी में खुश हैं? ना, मैं समाजवादी पार्टी में जाने से सबसे अच्छी स्थिति है कांग्रेस की, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। भारतीय जनता पार्टी को 89 में 2 सीटों से लेके पहुंचाती है। जनता का जो मन होता है, जनता जो करती है, ये अगर जनता चाहेगी
राजनीतिक दल बचेंगे, जनता चाहेगी नहीं। हमने सपा का भी वो 13 विधायकों वाला और भारतीय जनता पार्टी का 2 MP वाला और अपना भी कार्यकाल 7 विधायक और MP का देखा है, इसलिए उसमें नहीं आप कुछ भी कहिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ना हम किसी को बुला रहे हैं ना हम किसी को भेज रहे हैं। हमारे यहाँ जिसको जाना है जाए, हमें टिकाऊ चाहिए, टिकाऊ नहीं चाहिए। अमनदीप जी, तिवारी जी, कई सारे राज्यों से आप लोग सरकार खो चुके हैं अपनी नेताओं के जाने से, फिर भी आप मेरे पास 403 विधानसभा की 403 विधानसभा में अपने कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता उसमें चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ठीक है, बोलने का मौका दूंगी, लेकिन रुद्र विक्रम जी पहले मैं आपका रुख करूंगी कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कई सारे अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है आपने, और हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से बैठकों का दौर जारी है, वहां पर भी टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ी चुनौती कहा जा रहा है। अब बाकी के जो नेता सपा में शामिल हो रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा जो कारण है बीजेपी का यही निकलकर सामने आ रहा है कि टिकट कटने की बात कही गई थी, उसके बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी का रुख किया, तो जाहिर सी बात है कि टिकट तो वहां मिलेगा ही, तभी ना पार्टी छोड़ कर नेता जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी के बाद में अब समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, ये तो हवाई बातें हैं कि उनका टिकट कट रहा था। स्वामी प्रकाश मौर्य जैसे आदमी का टिकट कट जाए, जो कि 10-12 लोगों को वो टिकट दिलवाते हैं अपनी तरफ से, उनका टिकट कोई पार्टी काट दे, ये तो एक हंसने वाली बात है, जो और कोई बात नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वाला आदमी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हो सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट जाए, जिनकी बेटी खुद अभी सांसद है, बेटा तैयार है चुनाव के लिए, और उनके बाद जो है 5 विधायक आप चले जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, और अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि 14 को एक विस्फोट होगा। तो ऐसे आदमी का जो कम से कम 10-12 लोगों को टिकट दिलवाता है, उसका टिकट काटना किसी पार्टी की हैसियत में नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो। तो ये टिकट वाली बात तो मैं कहीं से इसमें सहमत नहीं हूं। लेकिन रुद्र विक्रम जी, जो कारण कहा गया है उसको लेकर पहले कभी भी सवाल नहीं उठाए गए नेताओं की तरफ से, जो पिछड़ों का अब जिक्र किया जा रहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, इन 5 सालों में उनका भी कहीं जिक्र नहीं किया है। तो क्या अब ये माना जाए कि बाबा अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो आप अगर जा रहे हैं तो आपको एक वजह तो देनी पड़ेगी। आप ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे 15 लोगों को मैं टिकट दिलवाना चाह रहा था, उनको टिकट नहीं मिली, या मैं अब जो है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार हो सकता है ना आए, या फिर मुझे वहां ज्यादा कंफर्ट जोन महसूस हो रहा है तो मैं वहां जा रहा हूं। आपको कुछ न कुछ, और आप देखिए, मैं वही अभी जिक्र कर रहा था कि दारा सिंह चौहान और इनकी दोनों लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो एक ही टाइपराइटर ने बैठ के लिखी है। आप उनकी रेजिग्नेशन देखिए, उनका रेजिग्नेशन देखिए, दोनों का सेम वर्डिंग है, सेम लाइन है, 4-5 लाइन का उनका रेजिग्नेशन है, 5 लाइन का उनका। उनको भी पिछड़ों, युवाओं, किसानों, मतलब एक रटी रटाई लाइन है जो इनकी, वो बोलते रहते हैं, वो रटी रटाई लाइन में उन्होंने लिख भी दिया रेजिग्नेशन। तो अभी आप आगे भी जितने भी इस्तीफे देखेंगे आप इनके तरफ के, वो यही 5 लाइनें होंगी। मुझे लगता है कि उसमें और कोई बहुत ज्यादा संशोधन नहीं होगा, बस नाम गांव का संशोधन होगा, बाकी और कोई संशोधन होने वाला है नहीं। जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने पहले भी कहा कि ये एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम जब जिसको चुनने जा रहे हैं वो ऐसे आदमी को चुनने जा रहे हैं कि मैं किसी ऐसे आदमी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, ये मौर्य जैसे टाइप के लोगों का, जो कि हमेशा मलाई वाली मंत्री, किसी भी सरकार में जाते हैं मलाई वाली मंत्री लेते हैं, पूरे 5 साल ये लोग पैसा, ये और इनके लोग पैसा कमाते हैं, कोई भी सरकार इनको रोक नहीं पाती। जो अभी दावा कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारी एकदम नो टॉलरेंस वाली, 0 टॉलरेंस वाली पॉलिसी थी, इनके सरकार में भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को रोक पाया हो। सपा में भी यही था, बसपा में भी यही था, जो भी मतलब ये जहां भी मंत्री रहते हैं इनका मलाई मंत्री ही लेके, मतलब इनके मंत्रालय को मुझे लगता है कि संशोधन करके मलाई मंत्री रख देना चाहिए। वो अपना सिर्फ मलाई खाने के लिए मंत्री बनते हैं और आगे भी वो मलाई खाने के लिए मंत्री बनेंगे। तो इसमें जनता को सोचना पड़ेगा कि लेकिन ऐसे लोगों, रुद्र विक्रम जी, यहाँ पर देखिए, पराशर जी ने एक वाजिब सवाल खड़ा किया था कि दल बदल की राजनीति को लेकर एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर दल बदल हुआ है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की हम बात कर लें या फिर कई और सारे ऐसे राज्य की बात कर लें जहां पर सरकार बनी, उसके बाद में फिर दल बदल हुआ और उसके बाद में जनता ने जिस पार्टी को वोट देकर जिताया था उसके तो फिर कुछ मायने ही नहीं निकलते, यानी कि सीधे तौर पर फिर तो जनता का अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमेशा ठगी जाती है, हमेशा। हर, आप चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे यहाँ देखिए, हमेशा जनता ही ठगती है। और जनता को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को समझदार बनना पड़ेगा, जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम
किसको देख के वोट कर रहे हैं। हम किसी पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह को वोट दे के वोट कर रहे हैं, हम किसी विशेष नेता को देखकर वोट कर रहे हैं, या हमारा जो विधायक है जिससे हमको काम कराना है, जो हमारा 5 साल हमारे रीच में रहेगा। क्योंकि आप कितना भी बड़ा कोई नागरिक हो, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रीच में कभी नहीं जा सकता। उसको वहां जाने के लिए 4 महीने का अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा। तो आपके रीच में विधायक ही है, तो आपको ये चुनना है कि आपका विधायक कैसा हो, वो आपको हमेशा चुनना पड़ेगा। मैं एक पंक्ति तुलसीदास जी ने एक कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए जो खान पान कहूँ। कि तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा था राजनीति पे। मुझे लगता है कि वो तुलसी बाबा की सारी लाइनें जो है एकदम तर्कसंगत होती हैं। तो ये राजनेताओं ने उसको गलत समझ लिया कि खाली मतलब मुखिया जो होना चाहिए वो केवल खाने पीने के लिए होना चाहिए, जबकि तुलसी बाबा ने ये कहा था कि मुख के समान मुखिया होना चाहिए, मुख के समान नेता होना चाहिए, जो खान पान में एक सा व्यवहार करे और सारे अंगों का कहना माने। मतलब सारे अंग हमारी जनता है, मतलब वो जो जनता का कहना माने और मुख की तरह व्यवहार। तो नेताओं की तरफ से इस तरह की राजनीति होती रहेगी, बस जनता को ही समझदार बनना होगा। राठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने बोला कि अभी शायद भविष्य में कुछ होने वाला है। अभी राठी जी खुश हो रहे हैं, तो अभी तो खुश होने का समय, खुश होना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो तब देखेंगे। उसकी चिंता अभी से नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज है, तो सही बात है, कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और कांग्रेस भी भली बात ही जानती है कि उसका विकल्प सिर्फ समाजवादी। तो भारतीय जनता पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें खुशी होती है, और उन्हें पता है कि समाजवादी में जा रहे हैं तो खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि वो टीवी पे बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं कर पाते, और जब आपकी पार्टी से छोड़कर जाते हैं तब खुशी होती है, गम होता है चेहरे से। देखिए, सुनिए, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। पार्टी से एक सिर्फ विधायक और नेता नहीं, अगर एक कार्यकर्ता भी छोड़ करके जाएगा तो हमें दिल से दुख होता। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं है कि हम कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जाए, कोई भी। अगर एक व्यक्ति भी जाता है तो हमें दुख होता, और हम कोशिश करते हैं कि वो जाए, और किसी भी तरीके से हम उसे रोकें। अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई जाए। और बाकी भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आने वाले, जो त्रस्त है, उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। समाजवादी सरकार बनाने मतलब खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं आप तो। ठीक है, रवि पाराशर जी, एक आखिरी कमेंट आपका, समय की कमी है। देखिए मनदीप, मुझे नहीं लगता जो बात जो मैं कह रहा हूं उसको रुद्र जी सही नहीं मानते। वो ठीक है, अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन समाज जो वो कह रहे थे कि जो नेता 5, 6, 7 टिकट दिलवाने की हैसियत रखता हो, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद आज उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि कोई इतनी कद्दावर पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में भी हो और बहुत सारे प्रदेशों में भी हो, वहां स्वामी प्रसाद मौर्य का वो कद नहीं है जो मायावती जी के साथ होता था या कभी हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि वो ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने बेटे को राजनीति में आगे अपना वारिस बनाना चाहते हैं। बेटी उनकी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, लेकिन क्या उन्होंने ये नफा नुकसान नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कोई तो उनको नुकसान होने जा रहा था, कोई ना कोई तो उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा था, जिसको भांपते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। और क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी, जो खुद वंशवादी, जिसको समाज, बड़ा विडंबना है कि समाज पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन वो एक परिवारवादी पार्टी है, और वहां पे जाके वो फिर अपनी पारिवारिक बेल को राजनीतिक ऊंचाई तक ले जा पाएंगे। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से मंथन की जरूरत है। लेकिन ठीक है, मैं फिर कहूंगा आखिरी तौर पर कि दल बदल की राजनीति को, इस तरह की दल बदल की राजनीति को भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए कि 5 साल आप बैठे रहे, आप मंत्री बने रहे, सरकार की एक बार भी आपने आलोचना नहीं की, एक बार भी मुखर नहीं हुए, और अब आप इतने बड़े आरोप लगा करके जा रहे हैं। रुद्र की इस बात से मैं सहमत हूं। वाकई में रवि जी, अब सवाल तो यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, उस बीच कभी भी सवाल नहीं उठाए गए उस वर्ग को लेकर, और जब अब इस्तीफे की बात आई तो उसी वर्ग को भुनाने की कोशिश की गई, उन्हीं पर राजनीति करने की कोशिश की गई। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दल बदल की राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल समझ चुका है, और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये राजनीति आगे क्या कुछ मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ और भी अभिनेता ऐसे होंगे जो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे तो इसका
किसको नफा और किसका नुकसान होगा, ये आने वाला परिणाम बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।